दादी नानी की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, गुड्डे गुड़ियों की कहानियाँ, कहानियों से बने हमसे फिर बनी ये कहानियाँ। ऐसी ही कहानियों का पिटारा लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, यानी सिद्धांत, आपके अपने शो में, जिसका नाम है कहानी कुछ सुनी कुछ अनसुनी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था निगत सीमा की लिखी कहानी कलाकार। यह है उसका पार्ट 2। देख लिया फातिमा दादी का कारनामा। असल हीरा गोद में छुपाए बैठी हैं और अजीब सी चीज यहाँ भेज दी हमारे लिए। क्या हमारी बेटियां इतनी गई गुजरी हैं? कौन इस नमूने को दामाद बनाएगा? आज ही दोनों भाई घर आए थे। दोनों की बीवियां सलीम की कहानी उन्हें सुना रही थी। ओहो, तो फिक्र की क्या बात है, इनकार कर देंगे। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। बड़े भाई झुंझलाकर खड़े हो गए। मगर इतना याद रखना, वो मेहमान हैं। मेहमान की बेइज्जती नहीं होना चाहिए। और अब्बा जी की टेस्ट रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। डॉक्टर उन्हें एडमिट करने के लिए कह रहे हैं, मगर वो नहीं मानते। घर पर ही उनके खान पान और दवाओं का ख्याल रखना जरूरी है, वरना मामला खतरनाक हो सकता है। शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ साथ उन्हें टीबी भी है। हाय अल्लाह, टीबी तो छूत की बीमारी है। वो तो हर जगह मुंह मारते फिरते हैं। हमारा बच्चों का घर है। तमीज से बात करो शाइस्ता। तुम किसी जानवर की नहीं, मेरे बाप के बारे में बात कर रही हो। डॉक्टर कहते हैं परहेज करो, मगर वो नहीं मानते। चटपटी चीजें मांगते हैं। मरज तो बढ़ेगा ही। सुनो जी, मैं कह दे रही हूँ, अपने खानदान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। सेहत के मामले में कोई समझौता नहीं करूंगी। अपने बाप के खाने पीने का अलग इंतजाम करो, बर्तन अलग करो, वरना मैं और मेरी औलाद नहीं रहेंगी यहाँ। सजीला, कुछ तुम भी तो बोलो। साहिस्ता बेगम खोलती हुई बाहर चली गई। बीवियों से डरने वाले शौहर कुछ ना बोल सके। बाप के लिए अलग जगह के बारे में सोचने लगे। ठीक है, अब्बा जी को कल से ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट कर देते हैं। सहीफा के साथ रह लेंगे। बड़े बेटे ने फैसला सुनाया और छोटे ने भी गर्दन हिला दी। सलीम नीचे गेस्ट रूम में ठहरा हुआ था। आखिर उन्हें ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। वाह भाई वाह, मेरी औलाद कमाल की है। सुन रहे हो सलीम मियाँ? अब्बा जी रोना रो रहे थे। आज उन्होंने मुझे अछूत समझकर यहाँ फेंक दिया, वो सलीम से कह रहे थे। शाम को सहीफा घर पहुंची थी। अपने कमरे में उन्हें देखकर झटका खा गई। आप और यहाँ क्यों? उसने दादा को घूरा। चुप करो मनूस लड़की, तुम्हारी वजह से ही मुझ पर तरह तरह की कयामतें टूट रही हैं। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, चैन ही नहीं मिला। दादा उस पर बरस पड़े। बेटों का सारा गुस्सा उस दुखिया पर उतार दिया। मुझे जरूरी असाइनमेंट बनानी है, बाहर जा रही हूँ। आपके बड़े अब्बा तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे मिस्टर सलीम। वो अपने किताबें और फाइल उठाकर कमरे से बाहर चले गई। सलीम एक बार फिर अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। उस दिन सहीफा यूनिवर्सिटी से वापस लौटी तो लॉन्च में कहकहे गूंज रहे थे। लड़कियां सलीम को घेरे बैठी थीं। वह अपने पहले दिन वाले हुलिये में रंगीन धोती और लाल कुर्ते में था। सर के बाल तेल से चिपके हुए थे और आंखों में सुरमा बाहर दिख रहा था। सहीफा को हैरत हुई। बड़ी मुश्किल से तो टोक टोक कर उसने उसका हुलिया बदलवाया था। बाल धुलवाकर सुखा दिए थे और सुरमा भी आंखों से चश्मे की तरह उतरवाने में कामयाब हो गई थी। मगर उसी हुलिये ने उसे सख्त मायूस किया था। ये रहेगा वही अनपढ़ देहाती का देहाती। वो दिल ही दिल में सुलगी। उसे याद आया कि उसने एक दिन मौका पाकर उसे कितना समझाया था। देखो सलीम, खुद को लतीफा बनाकर सबको हंसाना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम ये समझते हो कि लोग तुमसे खुश होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा? वो आंखें फाड़कर हैरान हुआ। मुझे तो पता ही नहीं था जी। उसका भोलापन कमाल का था। अब तो पता हो गया ना, अपना ड्रेस चेंज करो। कैसे करूं? मेरे पास तो यही रंगीन कपड़े हैं जी सारे। सलीम ने मायूसी से कहा। चलो, पैंट शर्ट मैं ला दूंगी और पहनना भी सिखा दूंगी। वो उसके भोलेपन पर हंसी। ये हकीकत थी कि उसे उससे हमदर्दी हो चली थी, क्योंकि सिवाय हुलिये के उसमें कोई खराबी ना थी। वो उसका कमरा भी साफ कर देता था, नाश्ता भी बना देता था। उसकी खिदमत में या दादा की कोई कमी नहीं छोड़ता था।
बड़ा का मेहनती, मुखलिस और फुर्तीला था। और देखो, तुम्हें अपनी आंखें लौंडिया बनाने की जरूरत नहीं है। लड़के हो, लड़कों की तरह रहो। दादी कहती हैं सुरमा लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और सर में खूब तेल लगाने से दिमाग रोशन होता है जी। और मत मारी जाती है, वो गुस्से से बोली। अब मैं तुम्हारी आंखों में सुरमा और बालों में ढेर सारा तेल ना देखूं, समझे? क्या ये हुक्म है जी? सलीम ने पूछा। हाँ, और तुम्हें मानना पड़ेगा। उसने आंखें निकाली। अच्छा जी मैडम जी, वो फौरन मान गया। उस दिन के बाद से सलीम ने सुरमा लगाना बंद कर दिया था। उसके बाल भी तेल चमकाते टपकाते नहीं थे। मगर आज फिर उसी देहाती स्टाइल में देखकर उसे बहुत कोफ्त हुई थी। लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थीं। हालांकि बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी ये बात महसूस कर सकता था। माही, मजे की चीज है तुम्हारा दादी का ये पोता। पहले क्यों नहीं मिलवाया? क्या प्यारा नमूना है। उसकी सहेली ने आंखों में आया पानी साफ करते हुए पूछा, जो हंसते हंसते बेहाल हो गई थी। उसकी बात सुनकर सलीम ने अपने कुर्ते की जेब से रुमाल निकाला और नाक पर रखकर शर्मा गया। उसकी इस हरकत पर एक और जोरदार कहकहा पड़ा था। सलीम ने जल्दी से जेब से काला चश्मा निकालकर अपनी आंखों पर लगा लिया। अरे रे रे रे, ये क्या करते हो शहजादे सलीम? आपकी सुरमे से भरी हुई आंखें खेत में हल चलाते बैल की याद दिलाती हैं। चश्मा उतार दीजिए, उतार दीजिए प्लीज। ना जी ना, मैं शर्मीला हूं ना जी। इतने चांद और अकेली मेरी दो अखियां झेल नहीं पाएंगी। इसलिए जी चश्मा लगा रहने दीजिए। बेवकूफ इंसान है ही इसी काबिल कि जी भर के इसका मजाक उड़ाया जाए। सहीफा दिल ही दिल में कुड़ती, धप धप करती सीढ़ियां चढ़ गई। लड़कियां पलटकर उसे देखती रह गईं। बड़ी नकचड़ी है तुम्हारी ये कजिन माही। माही की सहेली ने भौवे चढ़ाई। न सलाम, न दुआ, न हेलो हाय। वाह भाई वाह, ऐसे ही मेंटल है। हम तो मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते बी बन्नों से। माही ने गुस्से से जवाब दिया। अरे छोड़ो यार, क्या बोरियत फैला रही हो? भाई सलीम जहांगीर बैठे हैं, इनसे बातें करो मजे की। दूसरी सहेली ने टोका। हाँ तो शहजादे सलीम साहब, कोई अनारकली मिली? कब शादी कर रहे हैं? उसी लड़की ने पलटकर सलीम को देखते हुए पूछा। जी ना, तलाश में हूं। आपकी तरह कोई मिल जाती तो पर्चा भर देता। सलीम ने लचक कर सर हिलाकर इतने भोलेपन से कहा कि एक जबरदस्त कहकहा गूंज उठा। जाहिल हमेशा जाहिल ही रहता है, ये तो तय है। रोटी पकाते हुए वह बड़बड़ा रही थी। एक ही कहा है किसी ने कि कमजोर एहसान करके जताता जरूर है। दादा खांसते हुए बोले थे। आप? वो पलटी। सलीम की जगह दादा खड़े थे। उसे धोखा हुआ था। मैं आपको नहीं कह रही थी। आप हर बात अपने ऊपर क्यों लाद लेते हैं? वो कड़वे अंदाज में बोली। ये बताओ, ये जो तुम सुबह की निकली शाम 6 बजे तशरीफ ला रही हो, तो पहला टाइम तो मान लिया तुम्हारी पढ़ाई होगी, मगर शाम में इतनी देर तक कहाँ घूमती फिरती हो? दादा सहीफा से पूछ रहे थे। ये तो मेरी वो तारीफ है जो आपके घर वाले करते हैं, वरना आज आपने तमीज के दायरे में सवाल किया है तो बता ही देती हूँ कि यह मेरा सेकंड टाइम जॉब में गुजरता है। अपना खर्च उठाने के लिए मैं पहले एक ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर का काम करती थी। अब मुझे कंप्यूटर सेक्शन में भेज दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी में मेरा आखिरी साल है। इसके बाद सर्विस ही करनी है फुल टाइम। आपको क्या पता कि मैं कैसे अपनी तालीम पूरी कर रही हूँ। कहते कहते पहली बार उस बहादुर लड़की के आंसू निकल पड़े थे। अब खाना खाएं। उसने अपने आंसू पोंछकर उनके सामने खाना लगा दिया। एक पल को दादा का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि उधर आता सलीम उसकी बातें सुनकर वहीं रुक गया था। दादा चुप से हो गए थे। क्या सोच रहे हैं? काफी देर से उन्हें चुप देखकर सहीफा ने पूछा। असल में चीखते चिल्लाते और रौब जमाते दादा का ये खामोश अंदाज उसे हजम नहीं हो रहा था। आपका और मेरा डांट डपट का ही रिश्ता है, क्या वो भी खत्म समझूं? मेरी आपकी लड़ाई तो होती ही रहती है। कुछ बुरा लगा हो तो माफ करें। मुआफी इसलिए मांग रही हूं कि आप बीमार हैं, जल्द से ठीक हो जाएं ताकि बराबर का मुकाबला हो। आखिर में वो मुस्कुराई। ये जो तुम मेरी देखभाल कर रही हो ना, इसका बदला भी उतार दूंगा।
मैं ज्यादा देर तक किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखता। इस खुशफहमी का शिकार मत होना कि मेरी तुमसे नफरत खत्म हो गई। ये वो रिश्ता है जो मरते दम तक खत्म नहीं हो सकता। मेरा लाडला तुम्हारी नूसत की वजह से इस दुनिया से चला गया। मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं कर सकता। कहते कहते उनकी बूढ़ी आवाज भर्रा आई। हाँ, अब आए ना आप सही लाइन पर। लड़ते रहा करें दौड़ते भागते। आपका बिस्तर पर पड़े रहना मुझे पसंद नहीं। वो बड़े आराम से बोली थी। गुड। अचानक माकूल अंदाज में सलीम के मुंह से आवाज निकली तो वो दोनों चौंक पड़े। तुम? सहीफा ने हैरत से उसे देखा तो वो एकदम अपने उसी देहाती अंदाज में आ गया। वो जी, क्या मैं आपको खाली सफा जी ही कह लूं जी? वो इटक इटक कर बोला। जी नहीं। वो झटके से बोली। मैंने ऐसी परमिशन आज तक किसी को नहीं दी। वो खुश्क लहजे में बोली। अच्छा जी, और बड़े अब्बा, मैंने बड़े बड़े दुश्मन देखे हैं पर आप जैसे दुश्मन नहीं देखे। आपकी लड़ाई देखकर मजा आ गया जी। वो अजीब ढंग से मुस्कुराया। अब मुझे यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा। तुम ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि कल से किधर गायब हो। इंतजार कर कर के थक गया हूँ। बड़े जमींदार बने फिरते हो, एक बीमार बूढ़े का जरा ख्याल नहीं। दादा जो कल से भरे बैठे थे एकदम उबल पड़े। ऐसी बात नहीं है जी, मैं इस घर की जनानियों से डर कर ऊपर नहीं आया। मैं गीदड़ भपकियों से नहीं डरता जी। कुछ काम था जी, बस उसमें उलझा रहा। दिल तो इधर ही पड़ा था जी। वो सहीफा की तरफ देखकर बोला, जो सर झुकाए अपने काम में बिजी थी। घर वालों का हाल तुम देख रहे हो। मैं बीमार क्या हुआ, सबने अछूत बनाकर छोड़ दिया। यहाँ ऊपर पड़ा हूँ, वरना किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुझे नीचे आने से मना कर सके। उनका लहजा खोखलेपन की गवाही दे रहा था। बेटे कई दिन तक शहर से बाहर रहते हैं, पराई औलाद से क्या उम्मीद। जब तक फायदा था सब आगे पीछे घूमते थे। जब से वसीयत इनके हक में लिखवाई है अकेला हो गया हूँ। यार कुछ दिन और रुक जाओ, जाने का नाम ना लो। तुमसे दिल लगा रहता है। फातिमा बहन को फोन मिलाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं अभी नहीं भेज रहा तुम्हें। दादा ने जिद्दी लहजे में कहा। दादी को फोन की जरूरत नहीं है जी, आप हुक्म करें, रुक जाता हूँ कुछ और दिन। वो उन्हें थाम कर कमरे में ले आया। खाना वो खा चुके थे। सहीफा भी कुछ देर बाद वहीं आ गई। जीता रहे बेटा। दादा ने दुआ दी। वो उन्हें लिटाकर उनकी टांगे दबाने लगा। एक बात कहूं बड़े अब्बा, बुरा मत मानिएगा। कहो, नहीं मानूंगा बुरा। वो मुस्कुराए। औलाद से आराम किसी किसी खुशनसीब को मिलता है, इसलिए अपना सब कुछ अपनी जिंदगी में कभी भी औलाद के नाम नहीं करना चाहिए। अभी भी सारा कारोबार आपके हाथ में होता तो कैसी बीमारी, कैसी टीबी, सब आपके आगे पीछे घूमते। वो बहुत सीरियस था। देहातीपन गायब था। सहीफा चौंक कर उसे देखने लगी। उसकी नजर में बेवकूफ बड़े काम की समझदारी की बातें कर रहा था। लहजे में हमदर्दी थी, खुलूस था। बस मियाँ, तजुर्बा कुछ खोने के बाद ही होता है, क्या करें। दादाजी को उसके दबाने से सुकून मिल रहा था। पलकें बंद हो रही थी। दादाजी, आप इस लड़की से ठीक नाराज रहते हैं। सलीम ने अचानक गियर बदलकर सहीफा पर नजर डाली, जो उसी को देख रही थी। मुझे आए इतनी देर हो गई जी, चाय पानी तक को नहीं पूछा। अपनी दुनिया में मस्त बैठी है जी। ये एक ड्रामा कम थे मेरे लिए जो तुम आ गए। जाओ गांव वापस, जान छोड़ो हमारी। हर मामले में टांग अड़ाते हो। वो जलकर बोली। जल गई ना मेरी और दादा की मोहब्बत देखकर, जल कुकड़ी कहीं की। वो लड़ने को तैयार था। सहीफा उठकर बाहर निकल गई। सलीम मजे से मुस्कुराया। उसे पता था कि वो कितना भी उसे बुरा भला कहे, मगर चाय जरूर पिलाएगी। तुम अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, मैंने जवाद साहब को हाँ कर दी है। सहीफा को राजी करना तुम्हारा काम है। ऐश करेगी सहीफा वहां। करोड़ों के मालिक हैं जवाद साहब। इकलौता बेटा है उनका। बड़े चचा अपनी बीवी को एतमाद में ले रहे थे। इतना अच्छा है जवाद साहब का बेटा, तो अपनी बेटी का क्यों नहीं सोचा आपने? वो अपना सर पीट कर रह गई। समझा करो बेदिमाग औरत,
उनका बेटा जहनी मरीज है, मगर देखने में बहुत शानदार है। सईफा को क्या पता चलेगा, मान जाएगी और हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। जवाब के बगैर हमारा बिजनेस कुछ भी नहीं। इस रिश्ते से हमारा फायदा ही फायदा है। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मगर सहीफा आपकी भतीजी है, उससे आपको ही बात करना पड़ेगी। वो मेरी कहाँ सुनती है? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बेवकूफ औरत, ऐसी बातें औरतें ही करती हैं। वो भड़क उठे। आप तो एकदम गुस्सा करने लगते हैं पूरी बात सुने बगैर। इस सिलसिले में सहीफा से कुछ कहने से पहले बाप को राजी कर लो, वही उसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है बात बन जाएगी, उन्हें एतमाद में लेना जरूरी है। वो बेशक गुस्सा करते हैं, बस थोड़ा सा मस्का लगाना, खुश होकर राजी हो जाएंगे। इसी तरह जिस तरह वसीयत तैयार करने पे राजी हो गए थे आपकी चिकनी चुपड़ी बातों से। बीवी के लेक्चर पर वो फौरन ठंडे पड़ गए। क्या तो तुम ठीक रही हो। उन्होंने सर हिलाया और बाप से बात करने को फौरन ही उठ गए। उस दिन सलीम दादा की चंपी कर रहा था और चुटकुलों से उनका दिल बदला रहा था, जब बड़े चचा एक अरसे बाद ऊपर के पोर्शन में बाप से मिलने अपने मतलब से चले आए। अरे सलीम, देखो तो आज सूरज किधर से निकला। बेटा बाप से मिलने आया है। ऐसी सूरत में जबकि मेरे पास एक धेला भी नहीं रहा। दादा ने उन्हें देखते ही सलीम से कहा और फिर बेटे की तरफ मुड़े। क्यों बेटा, तुम्हारी बीवी ने बूढ़े बीमार बाप से मिलने की इजाजत कैसे दी यार? उसे तुम्हारी सेहत का जरा ख्याल नहीं? मेरे जरासीम तुम्हें लग गए तो क्या होगा? दादा उबल पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है बाजी, यहाँ शिफ्ट करने का मकसद आपकी बेहतरी के लिए था। आप मेरी मसरूफियत तो जानते ही हैं। कारोबार कमजोर जा रहा है, कर्जे का बोझ बढ़ रहा है, उसी में उलझा रहता हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाएं तो कुछ मदद मिले। वो मस्का लगाकर उनके पैरों में बैठ गया। बहुत खूब। दादा हंसे, बड़ी दुख भरी हंसी थी। सलीम मियाँ, जरा अपनी चाची से अच्छी सी चाय के लिए कह दो, मैं अब्बा मियाँ से बात कर लूं। उन्होंने बड़ी नरमी से उसे टाला। जी, जो हुक्म सरकार जी। सलीम मुस्कुराहट दबाकर वहां से चला गया। सलीम के जाने के बाद बड़े चचा ने अब्बा जी के सामने अपना मकसद बयान कर दिया, मगर असल बात बताए बगैर। दादा उन पर नजर जमाए जैसे अंदर की बात भी पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें आंखें सुकेड़े देखे गए। इतने कि बड़े चचा गड़बड़ा गए। क्या है अब्बा जी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? बड़े चचा घबराकर बोले। वो इसलिए बेटा जी कि जब तक तुम पूरी और ठीक बात नहीं बता देते, मैं भी कुछ कहने का नहीं। क्योंकि एक बात तो साफ साफ बता दूं कि जिस औलाद ने बाप की पूरी प्रॉपर्टी हथियाने के बाद उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका हो, उसको भला यतीम भतीजी से इतनी हमदर्दी कैसे हो गई? इतने बड़े अमीर घराने का लड़का ढूंढ लाए, ये एकदम मोहब्बत कैसे फूट पड़ी बरसों के बाद? सच्ची बात बताओ वरना चले जाओ। अब्बा जी गुस्से से फट पड़े। अब्बा जी, काफी देर की खामोशी के बाद बड़े चचा रोने लगे। बात यह है कि आपके बाद कारोबार बैठता चला गया। हम बुरी तरह कर्ज में डूब गए हैं। इस रिश्ते से हमें मदद मिल सकती है। हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हमारी इज्जत बच सकती है। बस आप हाँ कर दें। वो आखिर सच्ची वजह बताने पर मजबूर हो गए। ठीक है, तो फिर अपनी बेटी दे दो उन अमीर लोगों को। दादाजी ने तुरंत से जवाब दिया तो बड़े चचा बगले झांकने लगे। बाप का वार बड़ा करारा था। बड़े चचा का जी चाहा कि दीवार में अपना सर दे मारे। बात बनाना मुश्किल हो गया, फिर भी आखिरी कोशिश कर डाली। अब्बा जी, उसका रिश्ता तो पहले से ही घर में तय है। छोटी दोनों अभी पढ़ रही हैं। सहीफा ही है जो तालीम से फारिग हो चुकी है। वो गिड़गड़ाए तो अब्बा जी ने उन्हें गौर से देखा। चलो सोच के बताता हूँ। अब्बा जी ने टालना चाहा। अब अब्बा जी, सोचने का ही तो टाइम नहीं है। मैं जवाद को हाँ कर चुका हूँ। अब तो बस डेट फिक्स करनी है। इतना अच्छा रिश्ता था कि मैंने फौरन हाँ कर दी। सहीफा को मनाना आपका काम है, वो आप ही की सुनती है। वो कहकर फौरन उठ खड़े हुए।
चलता हूँ, एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में जाना है। उनके जाने के बाद सलीम जब चाय लेकर आया तो दादा को गहरी सोच में पाया। क्या हुआ जी? उसके टोकने पर वो चौंक कर सीधे हो गए। तुम आ गए, आओ बैठो। वो खुद को संभाल कर मुस्कुराए। जी आ गया जी, आप कहाँ गुम थे जी? सलीम ने सवाल किया। जरा अपना फोन देना। दादा ने उसकी बात उड़ाकर आराम से कहा। ये ले। उसने अपना नया मोबाइल उनकी तरफ बढ़ाया। किससे बात करनी है? पहले चाय पिलाओ, फिर मेरी दराज से डायरी निकाल कर दो। उसमें खकान साहब का नंबर होगा, उनसे बात करनी है। दादा ने साइड टेबल की तरफ इशारा किया। सलीम ने उन्हें चाय का कप पकड़ाया और दराज से डायरी निकालकर खकान साहब का नंबर ढूंढा। नंबर मिल गया तो उसने फोन मिलाकर उन्हें दिया और बाहर जाने लगा। तुम कहाँ चले? दादा ने मोबाइल पकड़कर कहा और टांगे फैलाती। दबा दो यार, तुम्हारे हाथ में जादू है, सारा दर्द खींच लेता है। जो हुक्म सरकार का, ये शहजादा सलीम अब इसी काम का रह गया है। सलीम सर हिलाकर उनकी टांगे दबाने लगा। दादा खकान साहब से किसी जवाद साहब और उनके बेटे के बारे में मालूमात ले रहे थे। धीरे धीरे उनके माथे पर बल पड़ने लगे। क्या? ये क्या कह रहे हो खकान? दादा एकदम चीखे और उछलकर खड़े हो गए। सलीम उनकी टांगे छोड़कर हैरत से उन्हें देखने लगा।